A very good morning in Jai Hind class 12th. How are you all? I hope you all are doing good. Well, let's continuing with chapter number 5, that is organizing. In yesterday's lecture we discussed about the structure, organization structure. Here is the picture just in front of you which I have showed about एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, राइट? ओके, लेट्स अगेन हैव अ लुक. फिर से रिकॉल करते हैं बेटा इसको. किसी भी कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा जिसमें जनरल मैनेजर होगा, ठीक है. उनके अंडर प्रोडक्शन मैनेजर वर्क करेंगे. यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर लिया है, राइट. फिनेंस मैनेजर होंगे, मार्केटिंग मैनेजर होंगे, अनदर इज़ HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कि जिनका काम होता है टू प्रिपेयर सैलरी, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. अच्छा, आप अपनी कोई यूनिट खोलोगे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर आप लेट्स सपोज पेन की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप लोगों को अपॉइंट करोगे, आप अकेले तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे ना. तो अगर हम HR की बात करते हैं, एक और डिपार्टमेंट होता है दैट इज़ HR डिपार्टमेंट. तो उनका काम क्या होता है? टू रिक्रूट पीपल, लोगों को अपॉइंट करना, उनकी सैलरीज देना, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है. इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर दीज पीपल आर वर्किंग, दीज ऑफिसर्स आर वर्किंग. अंडर फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर इज़ देयर. अंडर मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर इज़ देयर. अंडर HR ऑफिसर, HR एग्जीक्यूटिव विल बी देयर, ठीक है. तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एंड एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड सो दैट हमारा काम बहुत अच्छे से हो. प्रोडक्शन वाले को पता है प्रोडक्शन, हमें सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करना है. फिनेंस को पता है कि जितना माल बिका है, जितना सामान सेल आउट हुआ है, हमें उसकी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है. देन कम्स मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर को प्रमोशन करना है, सेल्स किस तरह से बढ़ाई जाए, राइट, उसे देखना है. ऑल राइट. तो हर किसी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कहीं ना कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब जगह मिलेगा. ओके, नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स. द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज will vary with the nature, types and volume of its activities. Just I have told you, organization structure पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का उसका नेचर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर, राइट. सो दो तरह के इस तरह से डिफाइन किया गया है कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. वन इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर and other one is divisional structure. So first of all we will discuss about the functional structure, ठीक है. functional organization कैसी होती है बेटा? ओके, functional structure में क्या होता है, जैसे अभी just I have told you here, इसी तरह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं. इसमें आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी आ गया है और एक्टिविटीज़ ग्रुप कर दी जाती हैं. प्रोडक्शन मैनेजर इज़ देयर, फिनेंस मैनेजर इज़ देयर, मार्केटिंग मैनेजर इज़ देयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ देयर. ये तो डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए हैं हमारे. अब एक्टिविटीज़ कैसे ग्रुप्ड हुई, देखो. मार्केटिंग मैनेजर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होगा, क्या लुक आफ्टर करता है मार्केटिंग मैनेजर? एडवर्टाइजिंग. तो बाहर वो एडवर्टाइज़ कर सके अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि उसके पास भी टारगेट होता है. तो वो नंबर ऑफ़ पीपल रिक्रूट करेगा उसके लिए, चाहे 1 करे चाहे 5 करे. सेल्स कौन लुक आफ्टर करेगा? कस्टमर सर्विसेज. आज आप कुछ भी सामान खरीदते हो, लेट्स सपोज आप एक गीज़र भी खरीद रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप कस्टमर केयर पे कॉल कर देते हो, ठीक है. देन कम्स मार्केटिंग रिसर्च. मार्केट में जाके ये रिसर्च करना कि जो हमने गीज़र निकाला है उसके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं. ओके, ये काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर के अंडर. उसके लिए वो नंबर ऑफ़ पीपल कितने अपॉइंट करता है, दैट इज़ हिज डोमेन, ठीक है. वो कंसर्न करता है मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछकर, और वो नंबर ऑफ़ पीपल रिक्रूट कर लेता है, रख लेता है इन कामों के लिए. इसी तरह फिनेंस मैनेजर का, वो सब आपने यहाँ पर देखा है.
उनके अंडर कौन काम करता है, ठीक है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और एक्टिविटीज़ ग्रुप्ड की जाती हैं। वाई? सो दैट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अ फंक्शन आर ग्रुप्ड इन सिंगल यूनिट। देखो, मार्केटिंग मैनेजर ये सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दी गई है ताकि सभी एक डायरेक्शन में काम करें, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में ये चारों डिपार्टमेंट ज़रूर आपको मिल जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट। ओके, ये जिस तरह का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट नॉन इंडस्ट्रियल कंसर्न या इंस्टीट्यूशंस में ये डिफरेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। वहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं अंडर राइटिंग एजेंसी, क्लेम एडजस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनका काम डिफरेंट है। उनका काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, कुछ बनाने का काम नहीं है, उनका काम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। लोगों की इंश्योरेंस करने हैं, लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उनको एडजस्ट करना है, तो उनके डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। फंक्शनलाइजेशन में ऑल्सो गो अ स्टेप फर्दर, उनके काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर आपको दिखाया मार्केटिंग मैनेजर की एक्टिविटीज़ 4 चीज़ों में डिवाइड कर दी गई हैं। उन्हें एडवर्टाइजिंग देखनी है, सेल्स देखना है, कस्टमर सर्विस देखना है और मार्केटिंग रिसर्च देखना है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कैसा जा रहा है, उसके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, राइट। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। एक्टिविटीज़ सब ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पाया जाता है। आप जो प्लान कर रहे हो वो बिल्कुल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता चला जाता है जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हर किसी को अपना काम पता होता है कि व्हाट वी सपोज टू डू, जिससे किसी भी एंटरप्राइज की सर्वाइवल और ग्रोथ डेफिनेटली होती है। अच्छा, लेट्स सपोज एक ही इंसान को मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक और एम्प्लॉय रख लिया, उसने बोला कि आप सब कुछ देखो, फिनेंस भी देखो, एचआर भी देखो, मार्केटिंग भी देखो, प्रोडक्शन भी देखो मेरी कंपनी का। वो तो पागल हो जाएगा, अपने सर पर हाथ रखेगा, बोलेगा यार मैं क्या क्या काम करूँ। कुछ गड़बड़ हुआ तो वो बोलेगा इतना सारा काम आपने मुझे दे रखा है, हाउ कैन आई अलोन हैंडल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। So this is the only reason in almost every organization these 4 departments are must, जो अपना अपने डिपार्टमेंट का काम करते हैं, बट उन सबका एक कॉमन गोल होता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मुझे एक दिन में 500 पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इन सब के बिना वो नहीं हो सकती। 500 पेन के लिए जो पीपल रिक्रूट करने हैं वो एचआर रिक्रूट करेगा, 500 पेन मार्केट में जाएगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा वो मार्केटिंग मैनेजर कर पाएगा, उनके रिकॉर्ड्स अकाउंट्स बनाने वो फिनेंस मैनेजर कराएगा, प्रोडक्शन संभालना भी तो है ना, जहाँ पर काम हो रहा है पेन बनाने भी तो हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, राइट। अच्छा, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं? देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर दोज? द वेरी फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा, अब ये आपको इसी टर्म से क्लियर हो गया होगा। हर किसी के पास अपना काम अलॉटेड है, हर कोई अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। एडवर्टाइजिंग के बंदे के पास आप जाओगे, आप उसको बोलोगे भाई आपने क्या काम किया हमारी कंपनी के लिए, वो बता देगा मैम मैंने यहाँ एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग की, मतलब होर्डिंग्स लगा दिए हैं, लोगों के घर पैम्पलेट दे दिए, लीफलेट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह से हर कोई काम मार्केटिंग मैनेजर को पता है उसको इन 4 लोगों से कैसे काम कराना है। एवरीबडी इज स्पेशलाइज्ड इन इटसेल्फ, राइट। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। सी लुक हियर, इट ensures effective utilization of personnel who acquire occupational specialization। personal मतलब हम, people। properly utilization होता है लोगों का, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाता है ताकि कंपनी ग्रोथ कर सके, सर्वाइव कर सके। देन कम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स, इन लोगों को पता है हमारे ऊपर मार्केटिंग मैनेजर बैठे हुए हैं, कुछ भी गड़बड़ की तो मार्केटिंग मैनेजर की झाड़ पड़ेगी। मार्केटिंग मैनेजर को पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ, आई हैव टू रिपोर्ट टू होम, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मेरे नीचे कुछ भी गलत हुआ तो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करना है एमडी को और मेरी जॉब भी जा सकती है। तो बेटर कंट्रोल रहता है, सब कोऑर्डिनेट करते हैं। सब कोऑर्डिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए,
ठीक है, सबको मिलकर कंपनी का ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कराना है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज मैनेजरल एफिशिएंसी। हाउ का मैनेजरल एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजरल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। मैनेजर को पता है हमें क्या काम करना है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल मतलब जो मैनेजर के अंडर काम करते हैं उनको पता है हमें क्या काम करना है। सब काम करेंगे अच्छे से तो एफिशिएंसी आएगी, काम अच्छा होगा और उसका रिजल्ट होगा कि कंपनी को प्रॉफिट होगा। देन कम्स इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन। यस, जब हर इंसान को पता है कि हमें क्या काम करना है तो कोई भी एक दूसरे के काम में बॉदर नहीं करेगा, काम में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, अपना अपना काम सब करेंगे। एडवर्टाइजमेंट को पता है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स वाले बंदे को पता है मुझे सेल्स करना है, मैनेजर को पता है मुझे ये एक्टिविटीज़ लुक आफ्टर करनी है। ठीक है, इन लोगों के लिए काम प्लान करने हैं, तो डुप्लीकेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे एफ़र्ट्स भी कम, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि सबको पता है कि हमें क्या काम करना है। प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी क्योंकि सब लोग अपने काम पर ध्यान देंगे और बचत करेंगे। भाई ऐसा नहीं है ना, एक बंदे को काम दिया है दूसरा भी उसी काम को करने में लग गया। यहाँ पर सबको पता है हमें क्या काम करना है। एवरीबडी इज़ वेल नोन अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईज इन ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉय ईजियर क्योंकि एज दे फोकस इज ऑन ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी हो तो वो इजी हो जाती है। देखो, ज़रूरी नहीं है मैनेजर्स को सब चीज़ें पता ही हों। जो उसके ऊपर हैं टॉप लेवल में, चाहे वो एमडी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको हेल्प आउट करेंगे। एम्प्लॉयज़ को मैनेजर्स हेल्प आउट करेंगे अगर उन्हें कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता है लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल देखनी है, अपना अपना डिपार्टमेंट उन्हें देखना है। ठीक है, दे हैव टू लुक आफ्टर ओनली देयर डिपार्टमेंट। ऑलराइट, देन कम बैलेंस्ड अटेंशन। It allows giving balanced attention to the basic functions on which the survival of firm depends. It allows giving balanced attention on the basic function. फर्म, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसे क्या करना है, पेन मैन्युफैक्चर करने और प्रॉफिट कमाना है। सबका अटेंशन उस पर रहता है। सबको पता है अगर किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। It allows delegation of authority by the chief executive to the various functional heads and so on. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हर सबको पता है, अथॉरिटी मिल जाती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल है वो डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी। डेलीगेट मतलब दे देता है अथॉरिटी, अकेला वो सब काम नहीं कर सकता है, तो वो अथॉरिटी दे देता है किसे, डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अथॉरिटीज़ दे देता है सो दैट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, सो देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। वो क्या है, लेस एम्फसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे क्लास में अगर टीचर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, मॉनिटर बना दिया कि भाई यू आर नाउ द क्लास मॉनिटर, आपको पूरी क्लास देखनी है। बाकी बच्चे सोचते हैं भाई मज़ा आ गया, हम मॉनिटर नहीं हैं, अब हम कितना भी शोर मचाएं, मॉनिटर तो अपना दोस्त है, इससे हम बात कर लेंगे और फिर मैम कुछ कहेंगी भी नहीं हमें। लेकिन मैम ने आकर देखा और क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो मॉनिटर तो गया, उसकी डांट पड़नी है। तो मतलब लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, सब अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी, लाइक सपोज आप भूल जाते हो कि हमारी क्लास डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ भूल जाते हैं कि हमारा एक मेन मोटिव है और वो मोटिव ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन का। वो ऑब्जेक्टिव है एक दिन में 500 पेन को बनाकर बेचना है। सब लग जाते हैं भाई मार्केटिंग मैनेजर ने मुझे काम दिया, इसकी सेलिंग करनी है तो मैं तो सिर्फ सेल्स पे ध्यान दूंगी। HR मैनेजर ने मुझे बोला है कि मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पर ध्यान दूंगी। सब अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं।
ठीक है। फिनेंस की अगर बात करें तो उन्हें अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो फिनेंस मैनेजर सिर्फ अकाउंट्स बनाने पे ध्यान देगा, और चाहे आग लग जाए कंपनी में उसको कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देने लगते हैं, अपने अपने काम पे। वो ये भूल जाते हैं कि हम सब मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड काम कर रहे हैं, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज़ दैट? एक दिन में 500 पेन को मैन्युफैक्चर करना है और उनको बेचना भी है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ओरिएंटेशंस। उनके अपने अपने प्लेस होते हैं माइंड में कि वी आर सपोज टू डू दिस ओनली। उन्हें ये नहीं पता कि वो सब लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड काम कर रहे हैं, दैट इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बेटा इसमें एग्जांपल देखो, अगर सब टीचर हैं तो सब, लेट्स सपोज आपकी इंग्लिश की टीचर हैं, उनको नॉलेज है मैथ्स की भी। अगर उन्हें कभी आपकी क्लास में मैथ्स का टीचर एब्सेंट है और नहीं अरेंज हो पा रहा है कोई, अगर उन्हें कहा गया कि भाई आप मैथ्स पढ़ा दो क्लास में जाकर, वो डिनाई कर दे भाई आई एम द इंग्लिश टीचर, जबकि शी हैज़ द नॉलेज ऑफ मैथ्स ऑल्सो, बिकॉज शी इज़ थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ ओनली हियर। वो उन्हें पता है कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आई एम हियर टू टीच इंग्लिश। तो लेकिन व्हाट इज़ द अनदर थिंग, जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल का तो ये नहीं है ना इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। स्कूल का ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट गुड क्वालिटी एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स, टू नो देम हाउ टू बी इन डिसिप्लिन, ठीक है। किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन स्कूल में क्रिएट ना हो, उसके लिए चीज़ें मैनेज भी करनी हो तो हमें करनी चाहिए, राइट। ओके, देन कम्स इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटर डिपार्टमेंटल कैसे? जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन आपस में लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं प्रोडक्शन वाले, हम प्रोडक्शन कहाँ से करें, 10 लोग चाहिए पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 500। इन लोगों ने रिक्रूट ही नहीं किए लोग, केवल 8 लोग हमें दे रखे हैं। फिनेंस कहेगा प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे करें, अब हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। देन कम्स मार्केटिंग, अगर सब कुछ बनाकर दे दिया है और अब हम मार्केटिंग कैसे करें, ठीक है। अगर मार्केटिंग हुई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो बहुत अच्छा। मार्केटिंग वाले कह देंगे टाइम से हमारे पास सामान नहीं आया, राइट। तो इन लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हम 4 लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम 4 लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जब आ जाती है ना, बार बार मैं क्लास में एक को मॉनिटर बनाती रहूँ, बार बार एक ही को मॉनिटर बनाती रहूँ, एक बार वो बोलेगा कि यार क्या मैम बार बार मुझे मॉनिटर बना देती हैं, अब छोड़ो ख़त्म करो। एक दिन मैं क्लास में आकर देखती हूँ कि वो आराम से बैठा हुआ है, वो बॉदर ही नहीं कर रहा है, उसको पता है कि अगले महीने भी, नेक्स्ट मंथ भी आई एम गोइंग टू बी द मॉनिटर। सो एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन से इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। स्पेशल मैनेजर में फेल इन हैंडलिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। अच्छा, और क्या होता है, अगर जो स्पेशलाइज्ड है, मान लो कोई इंसान प्रोडक्शन में बहुत स्पेशलाइज्ड है, अगर पेन बनाने के लिए मैंने दिया हुआ है, बनाते बनाते पेन में इतना एक्सपर्ट हो गया, आँख बंद करके पेन बना देता है। बट क्या होगा अगर मैं एक बॉटल उसको दे दूं कि आपको अब बॉटल की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, वो वहाँ पर प्रॉब्लम, डाइवर्सिफाइड मतलब प्रोडक्ट के चेंज होते ही उसको प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफ जनरलिस्ट और मैनेजर विद ऑल राउंड कैपेबिलिटी। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो उसमें वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है मैनेजर्स को कि वो पेन के अलावा, एक प्रोडक्ट के अलावा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट के साथ डील नहीं कर सकते, राइट। स्टेबिलिटी क्या होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की? बहुत सूटेबल होता है सिंगल प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे आई नीड टू क्रिएट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट। एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सक्सेसफुल होता है। अगर ज़्यादा आ जाता है, कुछ और बॉटल बनाने के लिए दे दी जाए, ठीक है, चेयर, प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए दे दी जाए, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे सब, हम कितने चीज़ों से डील करें। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डील करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑल राइट, सो दिस वॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। द सेकेंड स्ट्रक्चर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, अभी जस्ट हमने ये फिनिश किया है ये कहकर कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देखो कॉपी में समझो इसे आप। लेट्स सपोज पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बेटा,
मुझे पता है मुझे 4 डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, दैट इज़ HR डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, ये 4 डिपार्टमेंट्स मुझे क्रिएट करने हैं। HR के नीचे HR को 2 एग्जीक्यूटिव दे दिए, फिनेंस के नीचे फिनेंस ऑफिसर दे दिए इन्हें, क्योंकि ये तो मैनेजर हैं सब। मार्केटिंग के नीचे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बंदा दे दिया, और ठीक है, एंड कस्टमर सर्विस के लिए दे दिया, कस्टमर सर्विस, सेल्स के लिए दे दिया कि सेल्स कौन लुक आफ्टर करेगा, 2 ऑफिसर्स। तो इस तरह से मैंने सिंपल एक पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही। साथ ही में मैंने सोचा कि अब मैं साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, अब मैं चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको पता है कि हम तो सिर्फ पेन की चीज़ें डील करते हैं, पेन के अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, पेन की बाहर जाते हैं तो पेन के बारे में बताते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में कैसे बताएं। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एक के साथ कई सारे प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं, क्योंकि उनका काम एक्सपेंड होता चला जाता है। वहाँ पर उन्हें स्ट्रक्चर जो क्रिएट करना होता है, दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। So what is in divisional structure? It is formed by creating a set of autonomous unit or divisions which are coordinated by the central headquarters. अब देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता क्या है। लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स का काम हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के गुड्स हम बनाते हैं, ठीक है, और क्लोथिंग गारमेंट्स का काम भी कर रहे हैं। ऑलराइट, अब ये सब चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट्स क्रिएट होंगे। कॉस्मेटिक के लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। सेम स्पोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड HR। इसी तरह गारमेंट के लिए प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR। ऑलराइट, सो अब लेकिन ध्यान से समझो बेटा इस चीज़ को। डिवीज़न हो गया, डिविजन्स क्रिएट हो गई। ये कॉस्मेटिक का डिवीज़न है। एक ही जगह पर ये सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती ना। ये कॉस्मेटिक का डिवीज़न है, ये स्पोर्ट्स का डिवीज़न है, ये गारमेंट का डिवीज़न है, ठीक है। बट एक सेंट्रल हेडक्वार्टर होता है इनका, सेंट्रल हेडक्वार्टर, जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। प्रोडक्शन, फिनेंस, ठीक है, या मार्केटिंग, लेट्स सपोज इनके बंदे बैठते हैं। HR की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है हेडक्वार्टर्स में। ये लोग सारी चीज़ें वहाँ की, यहाँ इन तीनों डिविजन्स की कलेक्ट करके सेंट्रल हेडक्वार्टर्स से सारी डीलिंग होती है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए ना, कॉस्मेटिक का कहाँ पर, कॉस्मेटिक के बिज़नेस में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स के बिज़नेस में क्या चल रहा है, गारमेंट के बिज़नेस में क्या क्या चल रहा है। यहाँ तो ये लोग लुक आफ्टर करते हैं अपने अपने डिविजन्स को, बट इन सब का ये सब डील तो कोई एक इंसान कर रहा है। वो एक हेडक्वार्टर खोल के बैठ जाता है, सेंट्रल हेडक्वार्टर, जिसमें वो सभी चीज़ों के जो इनके मैनेजर्स हैं वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं, और ये लोग अपना एक कॉमन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ये तीनों के प्रॉफिट से ही तो पता चलेगा, एक के से थोड़ा ना पता चलेगा, ठीक है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर। होता क्या है इसमें, डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स हमने बना ली, कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स और गारमेंट्स, विच आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल हेडक्वार्टर, ठीक है। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज़ पॉपुलर विद जाइंट फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ जो डील करते हैं कई सारे प्रोडक्ट के साथ, उसमें बहुत सक्सेसफुल रहता है। जो मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, जो अलग अलग रीजन्स में डील करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, in a divisional structure each division is semi autonomous and has its own resources. It is semi autonomous. कॉस्मेटिक्स वाले बंदों को पता है हमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स का काम करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के लोगों को पता है हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के गुड बनाने हैं। द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद गारमेंट फैक्ट्री, दे आर वेरी मच नोन दैट वी हैव टू लुक आफ्टर ओनली गारमेंट फैक्ट्री,
राइट। ईच डिवीजन इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ सेपरेट डिविजनल मैनेजर। एक डिविजनल मैनेजर होता है, कॉस्मेटिक का डिवीजन मैनेजर हो गया, स्पोर्ट का डिवीजन मैनेजर हो गया, गारमेंट्स का डिवीजन मैनेजर हो गया, जिनका कंप्लीट कंट्रोल रहता है डिवीजन पे, और वो डिविजनल मैनेजर रिपोर्ट करता है सेंट्रल हेडक्वार्टर में, राइट। आगे हर डिवीज़न मल्टी फंक्शनल होता है, जैसे हर डिवीज़न में मल्टी फंक्शनल कैसे, प्रोडक्शन तो हो ही रही है ना, तो सब चीज़ें चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर भी चाहिए, सेल्स मैनेजर भी चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिए, एचआर भी चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें। ईच डिवीज़न इज सेल्फ कंटेन्ड, सभी काम होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, हम ग्वालियर रेयॉन्स की बात करते हैं, सेंचुरी मिल्स या वोल्टास की बात करते हैं, तो दे आर फॉलोइंग द डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। देखो एक डिवीजन बनाया हुआ कॉस्मेटिक डिवीजन, उसके हैं ये, स्पोर्ट्स का होगा तो उसके डिवीजन, लेकिन कर कौन रहा है। अब मैं इतनी, लेट्स सपोज आपकी बात करते हैं, आप इतने करोड़पति लखपति हो गए पढ़कर कि आपने पहले कॉस्मेटिक से शुरू किया, आपने सोचा इतना फ़ायदा हो रहा है, एक और डिवीजन डाल लेता हूँ, अपने स्पोर्ट्स का डिवीजन डाला, एक और डिवीजन डाल लेता हूँ, गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। अब भाई कितना मुश्किल है, मैं इधर जाऊँ, ये बेंगलोर में है, ये दिल्ली में है, ये चेन्नई में है, अब कैसे डील करें। तो इन लोगों के डिविजनल हेड जो होते हैं, एक डिविजनल मैनेजर बना देते हो आप, वो सारी रिपोर्ट आपको हेडक्वार्टर में प्रोवाइड करते हैं, ये लोग फिर उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो एचआर की ज़रूरत नहीं है, तो पीपल रिक्रूट नहीं करने अभी, और हो भी सकता है, ठीक है। ये तो मेन आपके डिपार्टमेंट्स हो गए। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं बेटा। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन। एफिशिएंसी आती है, सबको पता है हमें क्या काम करना है। कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के लोग कॉस्मेटिक में काम करेंगे, उन्हें अगर गारमेंट में भेज देंगे तो वो कैसे काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पीपल हायर किए जाते हैं। फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। अब यहाँ इतने सारे डिवीजन क्रिएट हो गए हैं, हर डिविजनल हेड अकाउंटेबल होता है अपने कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए। डिविजनल हेड होता है ना इनके ऊपर, मैं लिख देती हूँ बेटा, डिविजनल हेड, एवरी डिविजनल हेड अकाउंटेबल फॉर कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कि भाई मुझे नहीं पता, अगर प्रॉफिट आया तो वो आप सब देखोगे, अगर लॉस आया तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है, फ्री होते हैं बिल्कुल, हाँ, उन्हें पता है सेंट्रल हेडक्वार्टर में जाना है, सब चीज़ें हमारी, अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। डिफरेंट डिवीजन्स अपने अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इससे मैनेजर्स एनकरेज होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें हमारे हिसाब से काम कराना है, हम जो इनिशिएटिव लेंगे, हम जैसा चाहेंगे प्रॉफिट अच्छा लाने के लिए, हम वो कर सकते हैं विद द ड्यू परमिशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देखो न्यू प्रोडक्ट डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग डिविजन्स। अब इतना पैसा कमा लिया है, कॉस्मेटिक चल रहा है, स्पोर्ट्स चल रहा है, गारमेंट चल रहा है, ठीक है, राइट। लेदर गुड्स भी मुझे अब दिमाग में आ गया कि बहुत सारा पैसा है, तो एक और डिवीज़न खोल लेते हैं जिसका नाम होगा लेदर गुड्स। अब हम लेदर के गुड्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कोई भी चीज़ ऐड हो सकती है बिना किसी की प्रोडक्शन ख़राब हुए। मैं कॉस्मेटिक वाले को कहूँ कि भाई लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर करो, वो कहेंगे मैम हमें तो लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट ये बनाना आता है, हम लेदर गुड्स के साथ कैसे डील करें, इनके अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं सब परेशान हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक और डिवीज़न खोल कर उन्हें देना है, वहाँ पीपल अपॉइंट करने हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, उनके अंडर लोग रखने हैं ताकि वो उनसे काम करवा सकें, ठीक है। देन कम्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज़ ईजियर टू एक्सेस द प्रॉफिट। पता चल जाएगा कॉस्मेटिक से कितना प्रॉफिट आया, स्पोर्ट्स से कितना प्रॉफिट आया, गारमेंट से कितना प्रॉफिट आया, या लेदर गुड से किससे कितना प्रॉफिट आया। सब डिवीज़न अपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल राइट, ये तो इसके एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, वो पढ़ते हैं। चलो, द वेरी फर्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिविजन्स में अलोकेशन ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज को लेके। इसे समझो, बहुत अच्छा काम कर चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए लेदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हेडक्वार्टर से पैसा सारा लेदर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न पे पहुंच गया, इन्हें मना किया कि भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते, लड़ाई हो जाएगी कि बॉस का ध्यान ज़्यादा लेदर गुड्स पर है, हम लोगों तक रिसोर्सेज या फंड्स नहीं पहुंच पाते हैं।
हम हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, जबकि काम ये भी बॉस का ही है, बट उन्हें पता है अभी मुझे इसे हाथ देना है, ये अच्छा चल जाएगा तो इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। तो कई बार डिपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हमें तो एलोकेशन ऑफ फंड नहीं हो पाता है, हमारे पास तक पैसा नहीं पहुंच पाता है, रिसोर्सेज कम रह जाते हैं, तो ऐसा ही तो प्रॉफिट आएगा। उन लोगों के पास ये जवाब आ जाता है। हायर कॉस्ट, इट मे lead to increase in cost as there is duplication of different functions and equipment in various division। अब मशीन सबको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम सब जगह हो रहा है, जहाँ एक मशीन से काम हो सकता था इन दोनों डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में, उनके लिए मुझे सेपरेट मशीन खरीदनी पड़ेंगी। चाहे वो मशीन, अब मशीन को 1 लाख 2 लाख की नहीं आती, करोड़ों में आती है, तो मुझे चाहे 4 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़े, क्योंकि डिविजन्स डिफरेंट हैं, अलग हैं, सेपरेट हैं, तो सबको मुझे मशीन प्रोवाइड करानी होगी, जिससे मेरी कॉस्ट अल्टीमेटली हाई हो जाएगी। ठीक है। डिसरिगार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, फिर से वही चीज़ हो गई, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट भूल जाएंगे। सिर्फ हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं उनको पता है कि हमारा काम है हर जगह की रिपोर्टिंग लेकर प्रॉफिट देखना, कंपनी की गुडविल देखनी, सर्वाइवल देखना, ग्रोथ देखना, ये लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे। यहाँ से प्रॉफिट नहीं आया तो बॉस गुस्सा होंगे, प्रॉफिट नहीं आया तो बॉस गुस्सा होंगे, सब अपने अपने अपना अपना काम करेंगे। इनफैक्ट अंडर देम, इन लोगों के अंडर भी जो काम कर रहे हैं ये भी अपना अपना काम करेंगे। इन्हें ये नहीं पता, दे हैव टू वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? कॉस्मेटिक में भी नंबर 1 होना है, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 होना है, गारमेंट में भी नंबर 1 होना है, लेदर गुड में भी नंबर 1 होना है। अल्टीमेटली जो ये सारा काम संभाल रहा है, जिसका ये सारा काम है, उसी की गुडविल तभी तो इम्प्रूव होगी। एक भी डिपार्टमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, उसकी गुडविल गई। बोल दिया जाता है स्पोर्ट्स का तो काम उनका अच्छा नहीं है, कॉस्मेटिक बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। कम्बरसम स्ट्रक्चर, बहुत डिविजनल स्ट्रक्चर कम्बरसम होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड होते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज़। भाई इतना सारा काम हो रहा है तो छोटी या मीडियम साइज़ कंपनीज़ के लिए तो नहीं होता है। बड़ी कम्बरसम मीन्स बड़े स्ट्रक्चर के साथ ये काम किया जाता है। इसकी सूटेबिलिटी क्या है? यस, जब मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल होता है। ईच प्रोडक्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मार्केट। हर प्रोडक्ट अलग अलग टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्रोसेस और मार्केटिंग के साथ काम करता है। अलग अलग एरियाज़ कवर किए जाते हैं, अलग अलग डिवीज़न, ऑटोनॉमस डिवीज़न, सेपरेट डिवीजन्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। ऑल्सो मेक्स अवेलेबल मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इसकी बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आ गया ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक, तो उसके बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, और ऑल टुगेदर ये बन गया divisional organization. So dear students, I'll send you this picture. Your homework is to read out by yourself the difference between the functional structure and divisional structure, and in case of any problem you can WhatsApp it to me on my personal number. Okay, so आपको यहाँ तक का रिवाइज करना है और मैं इसका कैप्चर एक सेंड करूँगी, ये आपको घर पे खुद पढ़ना है। Have a good learning. Thank you.